हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 यानी यूनिट 6 है हमारे पास, जो कि है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार इस चैनल पे आए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे एक तो हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम और वीडियो बना सकें और अच्छे अच्छे कंटेंट दे सकें आपको, और आपको भी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जैसे होता है ना, जैसे पेपर में जो लिखना होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, बिल्कुल। क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि मैं क्लास 12th में आपको बिल्कुल ऐसा कंटेंट दूं जो आप बिल्कुल डायरेक्ट बोर्ड में ही जैसे लिख सको, बिल्कुल पेपर में लिखने लायक। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो आपको चैनल पे से क्या करना, सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6, जो कि है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। एक बात और मैं कहूँगा, इसमें चैप्टर में क्या करूँगा, मैं आपको बहुत ट्रिक्स बताऊँगा, जैसे क्योंकि ये रिएक्शंस वाले चैप्टर हैं। अब जो मैं सीरीज़ यहाँ स्टार्ट करूँगा, ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है। तो इसमें जितने भी आगे आएंगे, मैं आपको इतने शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा इसमें याद करने की, कि आप क्या करोगे, डायरेक्ट उन ट्रिक्स से आप रिएक्शंस याद रख सकते हो। उससे क्या होगा, आपको पेपर में कभी जब आप उसको याद करोगे, रिमेंबर करोगे ना, तो वो ट्रिक याद आएगी आपको, तो डायरेक्ट आपको क्लिक कर जाएगा पॉइंट कि अच्छा इसका आंसर तो ऐसे होगा क्योंकि सर ने हमें ऐसे बताया था। तो आपको ये सीरीज़ जो होती है ये पूरी देखनी है। एक लिंक है चैप्टर 1 से 1, क्योंकि ये चैप्टर लिंक वाला है। जैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के बाद हम पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल वाला, तो वो लिंक करेगा क्योंकि प्रॉपर्टीज़ मैच करेंगी इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है। और हर एक सीरीज़ जो इसका ये पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 में मैं क्या करूँगा, आपको इसके बेसिक्स एक्सप्लेनेशन दूंगा इस चैप्टर की, कि इस चैप्टर में है क्या हमारे पास, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम। और आप क्या करोगे, इस चैनल पे आपको ये सीरीज़ को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देखना, ब्रेक नहीं करना बीच में। एक लाइन ऐसा सीरीज़ जोड़ जोड़ के करोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये ऐसे होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। देखो, हेलो का मतलब है यहाँ पर हेलोजन, और एल्केन का मतलब है एल्केन ग्रुप। तो हेलोजन और एल्केन से मिलके बनेगा हेलो एल्केन। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ देखता हूँ, जैसे हेलो एल्केन, इनके नाम से छुपा हुआ इनमें हेलो एल्केन। तो एल्केन का मतलब है जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, और हेलो का मतलब है हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन ग्रुप में क्या क्या आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारे हैं हेलोजन ग्रुप। इसका मतलब कहीं ना कहीं हेलोजन ग्रुप अटैच होगा एल्केन के साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ। इसी चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। सेम दूसरा नाम है हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स का मतलब है, हेलो मतलब हेलोजन, और एरीन्स का मतलब होता है जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे बेंजीन से अटैच कोई होगा, फिनाइल ग्रुप से अटैच कोई होगा, उसे हम बोलेंगे हेलो एरीन्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की बात करें, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक यानी कि जिसमें सिंगल चेन होती है, और एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग जुड़ी होती है, बाय इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हेलोजन एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। मतलब ये सिंपल ये कह रहा है कि अगर आप किसी किसी एल्केन में से, एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास CH4 है, मीथेन, अगर इसमें से आप एक H को हटा दो और इसकी जगह पर कोई भी आप X लगा दो, मतलब हेलोजन लगा दो, तो अब जो बनेगा, ये बनेगा CH3X। ये जो बना है इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन। तो हेलो का मतलब यहाँ पे हेलोजन हो गया, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और ये हो गया। इसका नाम देखोगे अगर आप, तो इसका नाम, ये तो इसका IUPAC नेम है हेलो एल्केन, इसका नाम होगा एल्काइल, अगर R की बात करूँगा मैं, एल्काइल हैलाइड, ये होगा इसका नाम, एल्काइल हैलाइड। अगर मैं इसी को रिप्लेस करता हूँ CH4 से, ऐसे मान लेते हैं इसे हम, और यहाँ पे मैं H को रिमूव करता हूँ और X यहाँ पे जोड़ देता हूँ, तो बनेगा ये RX, जिसका नाम क्या है, एल्काइल हैलाइड, और इसी को हम बोलते हैं हेलो एल्केन, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बता दिया आपको, हेलो एल्केन में क्या होता है, RX होता है। R का मतलब एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, और X का मतलब क्या है, हेलोजन ग्रुप। सेम बात करते हैं AR और X, कैपिटल X आएगा क्योंकि हेलोजन ग्रुप है ना यहाँ पर, और एरोमेटिक ग्रुप है ये। AR क्या है, एरोमेटिक ग्रुप, जैसे फिनाइल, बेंजीन एटसेट्रा, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि ये क्या होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एलिफेटिक जो सिंगल चेन से जुड़े बने होते हैं, जैसे ये वाला है RX है ना, तो ये RX क्या है, एलिफेटिक है। और
अगर जो बेंजीन रिंग से जुड़ेगा कुछ बनाएगा तो वो क्या होता है, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। तो पहले बात करते हैं एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स की। तो एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड में क्या है, सबसे पहले हमारे पास है हेलो एल्केन्स। देखो मैं अभी बताया था आपको, ये है एल्केन, RH का मतलब है एल्केन ग्रुप है ये। अगर यहाँ पे मैं CH3H कर देता हूँ तो ये मीथेन हो जाएगा, मैं C2H5 करता हूँ और इसके बाद H लगाता हूँ तो ये ईथेन हो जाएगा। तो ये हमारे पास हेलो एल्केन है। इसमें क्या करा, मैंने H को रिमूव करा है, इस H को रिमूव किया है और इसके जगह क्या ऐड कर दिया मैंने, एक हेलोजन। तो उसके मतलब ये बन गया हमारे पास हेलो एल्केन। जैसे यहाँ लिखा है मैंने CH3H, इसमें H को मैंने हटाया और H को हटाया और Cl क्या कर दिया, ऐड, तो बन गया मिथाइल क्लोराइड। अगर मैं डबल बॉन्ड से बनाता हूँ तो इसे हम बोलते हैं हेलो एल्कीन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, हेलो एल्कीन्स। डबल बॉन्ड का मतलब इन बॉन्ड, इन आता लिखा हुआ, तो इसलिए हेलो एल्कीन्स। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक H को रिमूव किया और Br ऐड कर दिया। तो अब जो बना है इसका नाम है ब्रोमो इथेन। अभी मैं इनके IUPAC बताऊँगा आपको कि IUPAC कैसे बनते हैं इनके नाम। तो ये हो गया ब्रोमो इथेन। अब यहाँ पे देखो इसका एक और नाम है विनाइल ब्रोमाइड। जब कार्बन से अटैच ब्रोमीन होगा और वो कार्बन मतलब ब्रोमीन से अटैच कोई कार्बन है और वो कार्बन डबल बॉन्डेड है, मतलब अगला जो बॉन्ड से बनाता है वो डबल बॉन्ड है, उसका नाम विनाइल से लिखा जाता है। तो विनाइल ब्रोमाइड भी इसका नाम है। जैसे अगर अब मैं इसका IUPAC नाम लिखूं तो कार्बन में कितने कार्बन है, 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब इथेन, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो इथीन, यहाँ पे हो जाएगा इथीन। ठीक है, इथीन। और एक पहली पोजीशन पे ब्रोमो जुड़ा है तो 1 ब्रोमो इथीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसका नाम, 1 ब्रोमो इथीन, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है इसलिए इथीन आया है। पहली पोजीशन पे ब्रोमीन है इसलिए 1 ब्रोमो आया है, तो 1 ब्रोमो इथीन इसका नाम हो जाएगा। सेम ऐसे ही हेलो एल्काइन जो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, इसमें हमने एक H को हटाया और Cl जोड़ दिया तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोइथाइन। क्यों, क्योंकि इथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए क्लोरोइथाइन। अब बात करते हैं हम एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव मतलब होता है कि जहाँ पर हैलोजन एटम डायरेक्टली बाउंड करेगा एरोमेटिक रिंग से, मतलब डायरेक्ट अटैच होगा ये बेंजीन रिंग से। जैसे एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पर मैंने लिखा है क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरीन क्या हुआ है, इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच हो गया है, तो इसका नाम ये क्या है, एक न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव है। दूसरा ब्रोमोबेंजीन, इसमें भी ब्रोमीन डायरेक्ट अटैच हो गया न्यूक्लियर उससे बेंजीन रिंग से। ये हमारे पास आयोडोबेंजीन, बट यहाँ पे इसका नाम लिखना है अगर हम तो 2 मिथाइल आयोडोबेंजीन है। इसका नाम ऑर्थोमिथाइल आयोडोबेंजीन भी है, लेकिन अगर मैं सिंपल नाम लिखूँ तो 2 मिथाइल आयोडोबेंजीन। दूसरे होते हैं साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। दूसरे कौन से हमारे पास, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। देखो इसमें क्या होता है, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव में क्या होता है कि इसमें जो कंपाउंड होगा या हैलोजन ग्रुप होगा वो डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, किससे, वो डायरेक्टली अटैच नहीं होगा बेंजीन रिंग से। जैसे एग्जांपल के लिए देखो CH मतलब बेंजीन रिंग है, उसके बाद CH3 है, उसके बाद I है, तो अगर ये I इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होता तो इसे मैं बोलता न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। लेकिन अगर ये देखो ये पहले बेंजीन रिंग से CH3 अटैच है, उससे I अटैच है, तो इसको मैं कहूँगा ये साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसका नाम लिखना चाहें अगर हम तो 1 आइडो 1 फिनाइल मीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन से 1 आइडो और एक ही कार्बन से जुड़ा है फिनाइल, तो इसलिए 1 आइडो 1 फिनाइल मीथेन। सेम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे 1 2 हो जाएगा क्योंकि ब्रोमो पहले आता ना, तो इसलिए ब्रोमो को मैंने 1 नंबर दिया। तो यहाँ से इसका नाम देखेंगे अगर हम तो 1 ब्रोमो 2 फिनाइल, और कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो इथेन, तो 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ हैलोजन एटम्स। अगर हैलोजन एटम एक जुड़ा है तो उसका नाम सिंपल ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन वगैरह वगैरह, सिंपल ऐसे ही यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। लेकिन अगर 2 क्लोरीन ग्रुप जुड़ गए तो 2 क्लोरीन ग्रुप जुड़ गए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका दूसरा नाम लिखना चाहो अगर आप तो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, ये भी इसका नाम है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे एक क्लोरीन है और खुद क्लोरोबेंजीन है, तो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। मैं अगर आपको यहाँ बताऊँ एक तरीका कि कैसे याद रखना आपको पोजीशन का, देखो मान लो ये बेंजीन रिंग है हमारे पास, ठीक है, इस बेंजीन रिंग में अगर मान लो यहाँ मेन ग्रुप जुड़ा हुआ है X, मैंने हैलोजन ग्रुप मान लिया, मेन ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इसके जस्ट राइट और लेफ्ट ये दोनों पोजीशन होंगी ऑर्थो। ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है।
इसके ऑर्थो के बाद आती है मेटा पोजीशन, तो ये मेटा पोजीशन होगी। और जो ग्रुप है उसके जस्ट सामने वाली पोजीशन, उसके जस्ट सामने वाली पोजीशन हो जाती है पैरा पोजीशन। तो अगर आपको कोई नाम लिखना है तो देखना पड़ेगा कि वो ग्रुप कौन से उसके सामने है। अगर वो उसके जस्ट राइट या लेफ्ट में है तो ऑर्थो पोजीशन है, उसके आगे है तो मेटा पोजीशन है, और सामने बैठा हुआ है तो पैरा पोजीशन है। इसको याद रखने का तरीका है OMG से याद रख सकते हो आप, ओ माई गॉड से याद रख सकते हो, बट यहाँ पर OMG की जगह आ जाएगा P, तो OMP से भी आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बना रखा मैंने, ये इसके लिए क्लोरोबेंजीन के लिए है, और ये सिंपल अगर 2 ब्रोमीन जुड़े हों तो 1,1 डाइब्रोमोमीथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर ऑफ कार्बन एटम की। कार्बन एटम का नेचर क्या है, देखो हेलो एल्केन्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कार्बन एटम टू विच हैलोजन इज अटैच्ड। याद रखना ये पॉइंट, अगर हैलोजन ग्रुप से अटैच कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो इसे प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी हेलो एल्केन। क्या कहा मैंने, हैलोजन ग्रुप से अटैच कार्बन से अटैच अगर एक कार्बन है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन। हैलोजन ग्रुप से अटैच कार्बन अगर 2 कार्बन से अटैच है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी हेलो एल्केन। और हैलोजन ग्रुप से अटैच कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो इसको हम बोलते हैं टर्सरी हेलो एल्केन। ठीक है, अगर हैलोजन ग्रुप से अटैच कार्बन 1 कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी, हैलोजन से अटैच कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी, हैलोजन से अटैच कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो टर्सरी हेलो एल्केन बोलते हैं। नाम की बात करते हैं कि नोमेनक्लेचर कैसे होगा इनका, तो सबसे पहले हमें करनी होती है, सेलेक्ट करनी होती है लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं हमारे पास या ब्रांच होती है उनको हम कम नंबर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा तो काउंटिंग मैंने करी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। एक बार आप ना इसका नाम काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 करके देखना और मुझे बताना कि वो नाम जो होगा वो गलत क्यों होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है कि इसका नाम अगर मैं यहाँ से लिखूंगा तो गलत क्यों होगा, मुझे रीज़न बताना उसका आपने। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा, 5 क्लोरो, क्योंकि 5 पोजीशन पे क्लोरो है, 2 4 डाई मिथाइल, यहाँ पे डाई आएगा क्योंकि 2 है इसमें, डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, 7 कार्बन है इसलिए हेप्टेन आ जाएगा, डाई मिथाइल हेप्टेन। अगर सेम पोजीशन पे कोई आइडो ग्रुप जुड़ जाए और सेम पोजीशन पे कोई इथाइल ग्रुप जुड़ जाए तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, हम काउंटिंग करेंगे वहाँ से जहाँ से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को कम नंबर मिलेगा। अगर मैं काउंटिंग यहाँ से करता 1 2 3 तो ये 3 आइडो तो होता, लेकिन 4 5 इसे 5 इथाइल मिल जाता। अब अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है या आई पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकली पहले ई आता है, तो मैं इथाइल को कम नंबर दूंगा, इसलिए मैंने काउंटिंग 1 2 3 करी है यहाँ से। तो इसका नाम क्या बनेगा, 3 इथाइल 5 आइडो हेप्टेन, ये इसका नाम बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका नाम लिखना है तो कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3, आप चाहे यहाँ से काउंटिंग करो 1 2 3, एक ही नंबर आएगा। तो 2 क्लोरो, क्योंकि 2 पोजीशन पे छूट गया ये, 1 2 3, तो 2 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट का नाम की बात करते हैं, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3, तो 2 पोजीशन पे 2 छूट गए हैं और 1 पोजीशन पे ये छूट गया है, तो यहाँ पे CH2 आएगा। तो 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल और कितने कार्बन है, 1 2 3 प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो IUPAC नाम ये हो गया हमारे पास। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनेगा आपके पास, वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि हेलो एल्केन्स को बनाने के मेथड क्या क्या हैं। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स, हम एल्कोहल से इसे बना सकते हैं। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स फॉर्म क्लोरोएल्केन्स व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी HCl गैस इज पास थ्रू एल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 इज नोन एज ग्रूव्स प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो नेमिंग प्रोसेस, नेमिंग जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रूव प्रोसेस क्या है, जब प्राइमरी एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन मैं कराऊंगा HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस मतलब होता है ड्राई, जिसमें कोई पानी नहीं होगा, सूखा जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी एल्कोहल, देखो एल्कोहल यानी OH ग्रुप से अटैच कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो इसलिए प्राइमरी एल्कोहल है। अगर OH से जुड़ा कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो इसे हम सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल है हमारे पास। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल में तो HCl से क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, H2O रिलीज कर देंगे और ये Cl डायरेक्ट अटैच हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो
क्लोरो इथेन नहीं, क्लोरो इथेन हो जाएगा इसका नाम, क्लोरो इथेन। ठीक है, यहाँ पे नाम गलत लिखा हुआ इन्होंने, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो इथेन, क्योंकि एक ही कार्बन, दो कार्बन है और क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है, क्लोरो इथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही कि यहाँ पर अगर मैं इसको सेकेंडरी से कराता हूँ रिएक्ट, तो सेकेंडरी अल्कोहल से रिएक्ट करके ये OH यहाँ से निकल के O और H निकल करके H2O बना देगा, तो -H2O हो जाएगा। और कितने यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2, तो इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का कि कौन कितना फास्ट रिएक्ट करता है, तो देखो सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है वो होती है HI की, फिर उसके लेस होता है HBr की, उससे कम होता है HCl की। मतलब अगर रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है अल्कोहल के लिए, मतलब HI से रिएक्ट कराएंगे तो सबसे फास्ट होगी, HCl से रिएक्ट कराएंगे तो थोड़ा सा लेस, मतलब कम रिएक्ट होगी स्पीड से। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करता हूँ मैं अल्कोहल की, कि अल्कोहल कितना फास्ट रिएक्ट करता है हेलोएल्केन बनाने में, तो टर्सरी वाला सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, उससे कम होता है सेकेंडरी और उससे कम होता है प्राइमरी। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ इन तीनों में से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में से कौन सबसे फास्ट हेलोएल्केन बनाएगा, तो टर्सरी अल्कोहल सबसे फास्ट हेलोएल्केन बनाएगा। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीजेज इन द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड हेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। ये रीज़न है, ऐसा क्यों होता है कि टर्सरी अल्कोहल ही सबसे फास्ट रिएक्ट करता है वो बनाने के लिए, हेलोएल्केन बनाने में। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन मतलब जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसे कहते हैं कार्बोकेटायन। अगर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होता है तो वो सबसे फास्ट रिएक्ट करता है। और 3 डिग्री में तो 3 कार्बन होंगे, तो तीनों कार्बन पे, मतलब एक कार्बन से जुड़े 3 कार्बन होंगे, जैसे ये वाला 1 2 3, तो यहाँ भी CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा। तो ये ये क्या होता है, ये बहुत जल्दी होता है, ये स्टेबिलिटी ऑफ बन जाएगी इसकी, सबसे फास्ट स्टेबल ये होगा। इसलिए टर्सरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्टिव होता है किसके लिए, हेलोएल्केन बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड बनाएंगे, अगर हम फास्फोरस हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल की, तो अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड से कराई मैंने, तो क्या बनेगा, फास्फोरस, इसका नाम है, ये वाला इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और बनेगा क्या, RCl, R मतलब हेलोएल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड, एल्काइल क्लोराइड। ये इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ से ये बन गया है 3 टाइम्स ऑफ 3 बन जाएंगे यहाँ से, और इसका नाम होगा नेक्स्ट का फास्फोरस एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड मतलब थायो का मतलब होता है सल्फर, और क्लोराइड, तो सल्फर क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे अगर हम इसका, तो अल्कोहल की रिएक्शन कराई मैंने, ROH की रिएक्शन कराई है SOCl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। pyridine का फॉर्मूला है C5H5N, तो क्या बनेगा, हेलोएल्केन मतलब एल्काइल हैलाइड या क्लोराइड, सल्फर CO2 गैस, मतलब सॉरी SO2 गैस, और HCl गैस क्या हो जाएगी, यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है बनाने का हेलोएल्केन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो SO2 क्या है, गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl एक गैस है, तो जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो ये SO2 तो इवेपोरेट हो जाएगी, और सेम ऐसे ही HCl भी इवेपोरेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ मेरे पास, हेलोएल्केन। तो यही मेरे पास बचेगा, इसलिए लिखा भी है दिस मेथड इज प्रिफर्ड देन द अदर मेथड बिकॉज बोथ द प्रोडक्ट SO2 एंड HCl आर गैसेज एंड कैन ईजिली एस्केप लिविंग बिहाइंड प्योर एल्काइल क्लोराइड। इसलिए हमें इसका बेस्ट मेथड यही है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हम हाइड्रोकार्बन से भी बना सकते हैं हेलोएल्केन। कैसे? अगर मैं एल्केन को, देखो यह है CH4 मीथेन, अगर इसकी रिएक्शन में कराता हूँ सनलाइट की प्रेजेंस में, रिएक्शन कराता हूँ मैं क्लोरीन से, तो इसमें क्या होगा, एक H हटेगा, माइनस होगा यहाँ से एक H, और क्या जुड़ जाएगा इसमें, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ HCl। तो क्योंकि क्लोरीन में 2 Cl है ना, 2 Cl है। अगर मैं यहाँ समझाता हूँ इस रिएक्शन को, तो देखो मीथेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3H, और इसकी रिएक्शन कराई है मैंने क्लोरीन से, क्लोरीन को लिख दिया मैंने ClCl। इसमें क्या होगा, एक H और एक Cl मिल करके बना देगा HCl, और यहाँ से क्या जुड़ जाए, बन जाएगा ये CH3Cl। लेकिन जब तक इससे सारे H नहीं हटेंगे रिएक्शन चलती रहेगी। अगेन फिर से रिएक्शन करेगा क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ से क्या होगा, फिर से ये क्लोरीन और इसके H, क्योंकि इसमें 3 H हैं अभी, तो एक H तो निकल गया, बचे कितने H, 2 H, तो जाएगा CH2, लेकिन एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन मिलकर बनाएगा Cl2। अगेन इसके बाद क्या होगा, फिर क्लोरीन से रिएक्शन होगी, फिर एक H निकल जाएगा HCl,
अब कितने बचेंगे इसमें H, CH, क्योंकि 2 H थे ना, तो अब एक बचेगा। और क्लोरीन कितने हो जाएंगे, एक क्लोरीन यहाँ से निकल गया, एक क्लोरीन यहाँ से निकल गया, तो कितना बचेगा यहाँ से, एक Cl, मतलब Cl3 बनेगा। तो इसे हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म है, इसमें पढ़ेंगे इसके यूजेस के बारे में, क्लोरोफॉर्म। अब लास्ट अभी एक और बचा हुआ है, इसमें एक H और बचा है, तो फिर से क्लोरीन की रिएक्शन कराई मैंने, फिर से यहाँ से HCl निकल गया, अब बनेगा CCl4। इसे बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होगी आगे, क्यों नहीं होगी, क्योंकि जितने H इसमें रिमूव होने थे वो सारे H रिमूव हो गए। तो सारे H रिमूव हो गए हैं, तो इसका मतलब ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। तो आपको समझ में आया, देखो पूरा प्रोसेस, ये प्रोसेस इस तरह से है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रॉम एल्कीन। हम एल्कीन से कैसे बनाएंगे, देखो दो मेथड है, मेथड तो एक ही है लेकिन इनको समझाने के तरीके अलग अलग हैं। अगर आप सिमेट्रिक एल्कीन से बनाओगे क्या हेलो एल्केन, तो वो तो सिंपल बन जाएंगे। सिमेट्रिक एल्कीन क्या होते हैं कि मान लो ये डबल बॉन्ड कार्बन है और इस कार्बन से अटैच बाकी जो कार्बन होंगे वो इक्वल नंबर में होंगे, इन्हें बोलते हैं सिमेट्री एल्कीन। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, अब देखो इसे बोलते हैं सिमेट्री। क्यों, मैंने मान लो मैंने यहाँ भी एच जोड़ दिया, यहाँ भी एच जोड़ दिया, यहाँ भी एच जोड़ दिया, यहाँ भी एच, तो सिमेट्री है, चारों तरफ बराबर सिमेट्री है, इसलिए बोलते हैं सिमेट्रिक एल्कीन्स। अगर ये इस तरह से होता, देखो यहाँ लिख दिया मैंने CH3, यहाँ लिखा मैंने CH3, यहाँ लिखा मैंने H, यहाँ लिखा H। अब बताओ क्या ये सिमेट्रिक एल्कीन है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस कार्बन से अटैच एक CH3 है, इस कार्बन से अटैच भी एक CH3 है, इस कार्बन से अटैच एक H है, इससे भी अटैच एक H है, तो इन्हें बोलते हैं सिमेट्रिक एल्कीन। तो इसको बनाने में तो क्या होता है, इसको बनाने में सिंपल प्रोसेस है, बस यहाँ से हमें रिएक्शन करानी है HCl से रिएक्ट कराने के बाद यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे ये HCl यहाँ आके जुड़ जाएगा और एक H यहाँ जुड़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल है कि जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ डबल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, H और Cl आकर के अटैच हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये H यहाँ आके जुड़ गया और ये Cl यहाँ आके जुड़ गया, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो बनेगा CH3 CH2 CHCl CH3। तो ये बन गया हमारे पास। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगाता हूँ, वो लगता है हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में। किस में लगता है वो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में। अब क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल, अब क्या होता है यहाँ से मार्कोनिकॉफ रूल में, ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लो ये मेरे पास CH3 CH2 और इसको मैं ऐसे ओपन करके दिखाता हूँ, ओपन करके CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ इसका HCl से, तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि अगर आप अटैच कराना चाहते हो किसी क्लोरीन को या हैलोजन एसिड को, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन उस कार्बन से जाके अटैच होगा जहाँ पर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ पे, गलत मुझे लग ही रहा था कुछ गलत हुआ है, क्योंकि 1 2 3 4, तो ये एक्स्ट्रा कैसे आ गया H, ठीक है, हाँ अब सही है ये। तो क्लोरीन वहाँ जा करके अटैच होगा जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। क्या कहा मैंने कि क्लोरीन कहाँ जा करके अटैच होगा, नेगेटिव पार्ट, इसको हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज अटैच टू दैट कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन कौन सा कार्बन लेना है, जिसमें डबल बॉन्डेड हो, वो कार्बन पे जाके क्लोरीन जुड़ेगा जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो हाइड्रोजन एटम देखो यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, उस टाइम पे 2 2 हो रहे थे ना, इसलिए बराबर हो रहे थे, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था मुझे कि कैसे हुआ ये, ठीक है। तो यहाँ पर 1 H है, यहाँ पे 2 H है, इसका मतलब 1 H है, तो क्लोरीन कहाँ जा करके अटैच होगा, इस H पे, तो बनेगा ये CH3 CH, यहाँ हो गया Cl और यहाँ बन जाएगा CH3, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट फिर कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम होंगे। तो यहाँ पे देखो 1 H था तो Cl यहाँ जाके जुड़ा, और यहाँ पर 2 H हैं तो यहाँ पर H जो यहाँ जा करके जुड़ गया, क्योंकि ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा। इसका ही उल्टा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसे हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर हम इसका दूसरा नाम रखते हैं खरास इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है, 2, तो ये Cl यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, और यहाँ कितने H हैं, 1, तो इसका पॉजिटिव पार्ट वहाँ अटैच होगा जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसे हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बाय हैलोजन एक्सचेंज। अब देखो नेक्स्ट में हमारे पास है बाय हैलोजन एक्सचेंज। अगर मैं ये मेरे पास है एल्काइल हैलाइड, तो
तो इसमें अगर मैं सोडियम आयोडाइड से इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो आयोडीन यहाँ आके जुड़ जाएगा और ये X इसके साथ चला जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड इसको करेंगे हम डेल यानी हीट करेंगे इसे हम, ठीक है। तो I कहाँ जुड़ जाएगा, X की जगह आ जाएगा और X कहाँ चला जाएगा, Na के साथ, तो NaX बन जाता है। इस मेथड का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सबसे बेस्ट होता है आयोडो एल्केन बनाने के लिए। अगर आपसे पूछे बेस्ट मेथड फॉर आयोडो एल्केन प्रिपरेशन के लिए तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, बाय हैलोजन एक्सचेंज। और इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट, देखो नेमिंग रिएक्शन है। स्वार्ट्ज रिएक्शन ये मेनली प्रिपेयर करती है, क्या बनाती है, फ्लोरो एल्केन्स, क्योंकि फ्लोरो एल्केन को बनाना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए इसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड है जिसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें हम मर्क्यूरस फ्लोराइड रहते हैं, मर्क्यूरस फ्लोराइड, और मर्क्यूरस फ्लोराइड रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड से या एल्काइल क्लोराइड से और बनाता है फ्लोरो एल्केन्स। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है, जिसमें एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा मर्क्यूरस फ्लोराइड से और क्या बनाएगा, स्वार्ट्ज वो बनाएगा फ्लोरो एल्केन्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। अब हम हेलो एरीन्स को बनाएंगे कि हेलो एरीन्स कैसे बनते हैं। तो हेलो एरीन्स कैसे बनेंगे, हम पहले बना सकते हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं। कैसे, ये बेंजीन रिंग है, अगर मैं क्लोरीन लेता हूँ और क्लोरीन को लिमिटेड अमाउंट में लेता हूँ या X को लिमिटेड अमाउंट में लेता हूँ X2, तो अब क्या होगा, एक X तो इसके टॉप पे जाके जुड़ जाएगा और उसी में जो यहाँ पर H है उसके साथ रिमूव हो जाएगा HCl, तो माइनस कर देंगे यहाँ से HX, तो एक X के साथ एक X जाके टॉप पे जुड़ जाएगा और एक X यहाँ से H के साथ रिमूव हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन है हमारे पास, और इसमें क्या करना है, हमने एनहाइड्रस FeCl3 या फिर AlCl3 की प्रेजेंस रखनी है। तो ये हमारे पास क्या है, बेंजीन। अब इस बेंजीन की रिएक्शन कराई मैंने क्लोरीन से, तो क्लोरीन इसके टॉप पे जाके जुड़ेगा और यहाँ पे जो एक H है उसके साथ रिमूव हो जाएगा दूसरा क्लोरीन यानी क्लोरीन एटम, तो ये हो जाएगा HCl। क्या नाम बनेगा, क्लोरोबेंजीन। सेम ऐसे यहाँ से बनेगा ब्रोमोबेंजीन। लेकिन अगर मैं एक्सेस अमाउंट में क्या ले लेता हूँ, क्लोरीन, तो अब क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा तो एक HCl ही, लेकिन यहाँ से दो प्रोडक्ट बन सकते हैं हमारे पास। पहला, अगर ये क्लोरीन टॉप पे जुड़ेगा तो एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि एक्सेस में ना बहुत ज़्यादा है, ये एनहाइड्रस FeCl3 है और AlCl3 की प्रेजेंस है। तो क्या हो सकता है, ये क्लोरीन टॉप पे भी जुड़ सकता है और यहाँ भी जुड़ सकता है। तो ये बन गया हमारे पास ऑर्थोक्लोरोबेंजीन। और ऐसा भी हो सकता है कि ये क्लोरीन यहाँ जुड़े टॉप पे और उसके सामने बैठ जाए पैरा पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाएगा पैराक्लोरोबेंजीन। एक हो गया हमारे पास ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, एक हो जाएगा पैराक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर इसमें ये होता है कि जो पैरा पोजीशन पे होता है ये एक्सेस अमाउंट में बनता है, मतलब ये ज़्यादा बनता है। मान लो अगर ये 80% बना है तो ये 20% बनेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है 80% वाला, तो हमें इसके कंसिडरेशन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेम ऐसी ब्रोमोबेंजीन के लिए होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट्स। तो डायजोनियम सॉल्ट्स में क्या होता है, बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन को कराने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले हम बनाएंगे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा, देखो, इसे डायएजोटाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन कराएंगे HCl से, जहाँ से बनेगा HONO, और ये HONO रिएक्ट करेगा किससे, एनिलीन से। ये है बेंजीन के ऊपर NH2 तो एनिलीन है, और इससे रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड अगर मैं क्यूप्रस हैलाइड या क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में करता हूँ तो यहाँ से बन जाते हैं हमारे पास क्लोरोबेंजीन या हेलो एरीन्स, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास गैटरमैन रिएक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। देखो गैटरमैन क्या है, ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है सैंडमेयर रिएक्शन का। इन्होंने क्या किया था, क्यूप्रस हैलाइड लिया था या क्यूप्रस क्लोराइड को और उसी के ही एसिड में डाल दिया था HCl में। इन्होंने क्या किया, बस कॉपर को लिया और उसी के जिसको बनाना है, जिसे क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो उसी के एसिड में डिसॉल्व कर दिया HCl में। अब देखो तो यहाँ से बन गया, बस ये Na2Cl था, यहाँ से बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। सेम ऐसी अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्यूप्रस ये कॉपर और इसको डिसॉल्व किया है हमने किसमें, HBr में, तो N यहाँ से क्या होगा, N2 रिलीज हो जाएगा नाइट्रोजन और ये Br जाके जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा हमारे पास ब्रोमोबेंजीन। अब बात करते हैं कॉमर्शियल प्रिपरेशन। अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है
और बनाना है उसे क्या, कमर्शियल पर्पज़ के लिए, मतलब लार्ज स्केल पे बनाना है। तो क्या करेंगे हम, बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे HCl से और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड, इससे करेंगे हम क्यूप्रिक क्लोराइड से। तो क्या बनाएगा ये बना देगा क्लोरोबेंजीन C6H5Cl H2O। ठीक है, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन क्या है, जिसमें पहला प्रॉपर्टी है इसकी कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो होते हैं कलरलेस गैसेस, लेकिन जो हायर मेंबर्स होते हैं वो होते हैं लिक्विड्स और सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिबिलिटी की बात करते हैं तो हेलो एल्केन्स आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, देयरफॉर द सॉलिबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स इन वाटर इज लो। हेलो एल्केन्स क्या करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, इसीलिए ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन क्लोरो, ब्रोमो, आइडो डेरिवेटिव्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं, सच एज अल्कोहल, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, अल्कोहल, ईथर, बेंजीन एट्सेट्रा। क्योंकि नया इंटरेक्शन जो बनता है फोर्स बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैव द सेम स्ट्रेंथ, क्योंकि ये भी हेलो एल्केन के बने हुए हैं, मतलब इनके अंदर भी प्रॉपर्टी होती है नॉन पोलर वाली, बेंजीन के अंदर, ईथर के अंदर, तो इसमें ये जल्दी डिजॉल्व जाते हैं और हेलो एल्केन ये भी जल्दी डिजॉल्व जाते हैं इनमें। इसीलिए इसमें एक थ्योरी है लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे को घोल देगा। तो हेलो एल्केन के अंदर जल्दी पोलैरिटी नहीं आती, तो इसलिए वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, जबकि वाटर पोलर होता है। तो ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, तो इसलिए ये इसमें डिजॉल्व नहीं होते हैं बट बहुत लो होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स है ना, तो एक्स से तो पोलैरिटी आ सकती है थोड़ी सी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट में, तो क्योंकि इनमें पोलैरिटी जल्दी नहीं आती तो इसलिए इसमें जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। देखो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, ये आपसे पूछ सकता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है। देखो, जो मान लो ये ऑर्डर है, अगर मैं देखता हूँ इसमें क्या होता है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, देखो इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है एल्काइल ग्रुप का डिक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का, सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है RI का, उससे कम RBr का, उससे कम RCl का, उससे सबसे कम होता है RF का। इसका रीज़न क्या है, इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ हेलोजन द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्सेज इंक्रीजेज। जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ता जाएगा, फ्लोरीन सबसे छोटा होता है, क्लोरीन उससे बड़ा होता है, ब्रोमीन उससे बड़ा होता है और आयोडीन सबसे बड़ा होता है। तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा हेलोजन का, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, उसका वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो ज़्यादा एनर्जी पे ही बॉयल होगा, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, CH3F का बॉइलिंग पॉइंट है 194 केल्विन, Cl आ गया तो 248, Br जुड़ गया तो 76 और I जुड़ गया तो देखो 300 पे पहुँच गया। इसीलिए क्या हो गया इसका, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ता हुआ चले गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इन जनरल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज। अगर देखो यहाँ पर एक क्लोरीन है तो बॉइलिंग पॉइंट है 249, अगर 2 क्लोरीन आ जाएंगे तो बढ़ गया, 3 क्लोरीन आ जाएंगे तो और बढ़ गया, 4 आ जाएंगे तो और बढ़ गया। मतलब अगर हेलोजन ग्रुप भी बढ़ता जाएगा एक एक करके, ये मोनो है, ये डाई है, ये ट्राई, ये टेट्राक्लोरो है, तो यहाँ पे जैसे जैसे हेलोजन बढ़ता जाएगा इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे एग्जांपल एक और तीसरा पॉइंट, फॉर द सेम हेलोजन एटम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। अगर हेलोजन ग्रुप सेम है, क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, लेकिन यहाँ CH3 था, 2 कार्बन आ गए, CH3 CH2 3 कार्बन आ गए और यहाँ 4 कार्बन आ गए। तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारे पास, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आइसोमेरिक हेलो एल्केन के बारे में बताऊंगा, इनकी प्रॉपर्टी बताऊंगा, पोलैरिटी, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरीन्स क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ CX बॉन्ड के, कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड का नेचर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, स्पेसिफिक रोटेशन, इनेंशियोमर, कायरलिटी, एलिमिनेशन रिएक्शन, सेड्जेव रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सेड्जेव रूल भी।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर हम पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन विद सोडियम, वुड्स रिएक्शन पढ़ेंगे और रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोरेंस पढ़ेंगे, इनके यूजेस पढ़ेंगे। तो आप क्या करना है, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और इस वीडियो को शेयर भी करना है, आपको इसे लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि हम और अच्छी वीडियो बना सकें और आपको नॉलेज प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, थैंक यू।